अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें आबाद रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मामला ये है जी कि हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हों या वो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, ये दोनों या कोई और वज़ीर हो वफाकी, ये मिन्नतों और तरलों यानी झूठी खबरें, फेक न्यूज़ पर बात कर रहा हूँ कि एक इदारा जो है वो झूठी खबर चलाता है कि हुकूमत ने इतनी इंपोर्टेड गाड़ियां मंगा ली हैं, और वज़ीर दिफा जो दुनिया के हर मौजू पे इज़हार ख्याल करता है माँ सिवाय दिफाई मामला पे। आपने ख्वाजा आसिफ के मुंह से कोई बात अभी सुनी है? ये अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, अभी ईरानियों ने आज मारा है। वैसे अपनी हालत जब जब मुल्क के अंदर ये इंतशार हो ना, तो हमसाए इसी तरह से आके मारा करते हैं। आज ईरानी मार के चले गए हैं 4, फिर पता चलता है अफगानी आके मार के चले गए हैं, फिर पता चलता है अच्छा तालिबान आके अंदर आके मार के चले गए हैं। जब इंतशार होगा, वही सियासी और इंतजामी इंतशार, मुआशी इंतशार पाकिस्तान जिसका शिकार है, हमसाए फिर इस तरह से आके मारते हैं। उसके मुंह से, ख्वाजा आसिफ के मुंह से कभी दिफा के मुतल्लिक कोई बात कभी सुनी? अच्छा, सुनते क्या है? मीडिया से दरखास्त है कि झूठी खबरें चलाया ना करें, जरा चाकी कर लिया करो, भैन मिन्नत कर ली है ना की करिए। ये है इख्तियार। अच्छा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आगे किस तरह बढ़ना है, यानी खुद हुकूमती पार्टी के सेनेटर सेनेट में क्या कह रहे हैं, सुन लिया ना आपने? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप हाथ पैर बंधे हुए हैं, चपड़ासी तक को निकालने की इजाजत नहीं है, माजी की पॉलिसी को आप बुरा कह नहीं सकते, जनरल बाजवा का नाम लेते हुए आपकी जबान पे छाले पड़ जाते हैं, इन शराइत पर हुकूमत करने के बाद आप लोगों में कोई इनकलाबी बनकर जाने का इरादा रखते हैं? पागल समझा हुआ है। यानी पहली बात तो यह है ना कि अब इंतखाब में अगर आपने जाना है कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और जज और ये उस वक्त का नापाक इत्तेहाद और ये और वो, माजी 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 तो माजी हो गया। आज क्या हो रहा है हिम्मत? जब कम तनख्वाह पर उसी हैसियत में काम करना कबूल कर लिया, हुकूमत ले ली, आज भी हुकूमत रखे हुए हैं और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे काम करने के लिए आप तैयार हैं ना? ये शहबाज शरीफ और इनकी टीम। तो जब इस तनख्वाह पे काम करने को तैयार हो मेरे भाई, तो फिर यानी क्या करना है? जाके लोगों में क्या कहना है? मरीम नवाज क्या कर लेंगी आकर, नवाज शरीफ क्या कर लेंगे आके? वो तो बिल्कुल और दूसरी तरह की सोच के मालिक हैं। तो गुजारिश करने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा अजाब ही यह है, जैसा मैंने गुजारिश पहले भी करता रहा हूं, कि पीपल्स पार्टी में भी आप जानते हैं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी उनके अख्तियार में आई, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी फिर वो नहीं रही, और जुल्फ़िकार यानी जो उनके भाई थे मुर्तज़ा भुट्टो, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच थी बेनज़ीर भुट्टो से, तो उन्होंने फिर जाके अपनी अलहदा पार्टी बनाई और तारीख का रिज़्क़ हो गए। अच्छा, यहां बिल्कुल उलट मामला है। यहां जो मफामत वाला और जूनियर पार्टनर वाला, मुलाजिम बन के काम करने वाला जो तजुर्बा है, वो बुरी तरह मिजरेबली फ्लॉप हुआ है। तो पीछे क्या बच गया? फिर तो नवाज शरीफ का बयानिया है। अच्छा, अब नवाज शरीफ के बयानिए में क्या प्रॉब्लम है, मैं इस पर बाद में आता हूं, क्योंकि अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों को इमरान खान पिछले 6-8 महीने में जहां जिस इंतहा तक ले गया है और लोगों ने देख लिया है, गवाह बन गए हैं, उसके बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट खेलना कोई आसान काम नहीं रहा। या तो फिर आप उतना जाएं जितना इमरान खान गया, उससे ज़्यादा जाएं, वो जा नहीं सकते। तो अब खैर मैं इस पर करता हूँ मुश्किल में बात, लेकिन पहले मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ। झूठी खबरों से मैंने बात शुरू की थी। अफवाहें कि जी मरियम नवाज जो हैं वो सैर कर रही हैं और उन्होंने कोई परवाह नहीं है, और ये तो डायनेस्टी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो देखिए ना, कोई परवाह नहीं है, वो तो छुट्टियां मना रही हैं। और यार खुदा के वास्ते, मैं आपसे, जिस तरह ये शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग छोड़ दी, झूठी खबरों का तो अच्छा, शाहिद खान अब्बासी ने बाय द वे क्लियर कर दिया कैसे कोई बात नहीं है, लेकिन लोग क्या क्या तबसरे कर रहे हैं किस लेवल के कि शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी छोड़ दी। वैसे छोड़ भी दें बाय द वे, तो वोट नवाज शरीफ का ही है। बहरहाल साथियों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। चलें जी आगे। मरियम नवाज के बारे में ये कहना बड़ी संग दिली की बात है। मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि मरियम नवाज जो है, उनका अभी जो ये स्विट्जरलैंड में जिनेवा में जो वो गई थी और उनका वो जो प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी हुई है, इसी से मिलती जुलती मामलात बेगम कुलसूम नवाज के बिल्कुल यहीं से शुरू हुए थे, और वो कुछ अदम एहतियाती या बेएहतियाती या लापरवाही आप कहिए कि वो ही था मर्ज जो फिर बढ़ के कैंसर की शक्ल अख्तियार कर गया। और फिर उस वक्त भी ये लोग मजाक उड़ाया करते थे, पीटीआई सारी, और ये बेरहम संग दिल लोग, नॉट ओनली पीटीआई बाय द वे, जनरल बाजवा और जनरल फैज की पूरी रखी ट्रेंड टीम, ये सब के सब मजाक उड़ाया करते थे कि बेगम कुलसूम का वो ड्रामा चल रहा है। आखिरकार उनको
वफात वो पा गई, तो उसके बाद बेशर्म में किसी को शर्म नहीं आई, और ये वही बेशर्म है बाय द वे। उनमें से कुछ लोगों को अकल आई है, वो अब उन्होंने मरीम नवाज को मुबारकबाद भी दी है ट्विटर पे। वही लोग थे जो बेगम कुलसूम का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने चलो ये सीखा, अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए कि उन्होंने मरीम नवाज को मुबारकबाद दी कामयाब प्रोसीजर मुकम्मल होने पे। तो अब यार आप मुझे बताएं, अभी वो एक उस ख़ानदान में अभी बेगम कुलसूम का जो है वो ज़ख्म ताज़ा है, उसी से मिलती जुलती बीमारी आगे मरीम नवाज को हो जाए, तो बाप यानी वो नवाज शरीफ का क्या हाल होगा, ख़ानदान पूरे पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा। वो उस सारे के सारे पिछले जो महीने गुजरे हैं वो उस स्ट्रेस में उनके गुजरे हैं। अब उनका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, जिसका मतलब, और सारी बायोप्सी रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर आ गई हैं, दूर दूर तक कैंसर का कोई शायबा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़तरा नहीं है, लेकिन अभी भी उनको आगे कुछ एहतियातें शायद सारी ज़िंदगी करनी। ये है वो पस मंज़र जिसमें वो यहाँ रहने पर मजबूर हुई हैं। उनका पहले, आपको याद नहीं है अमेरिका में वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो कतार में खड़ी हुई थी, उस वक्त भी मजाक उड़ रहा था, वो तस्वीरें वो जी ये देखें जी कतार में खड़ी हैं। अमेरिका के वीज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? इसलिए कि वो प्रोसीजर जो उनका होना था, वो प्रोसीजर यहाँ इंग्लैंड में जब डॉक्टर्स से कंसल्ट किया तो बहुत से डॉक्टर्स ने वो कंफर्टेबल नहीं हुए, और लंबा प्रोसीजर था, तो अमेरिका में इन्होंने फिर इंतज़ाम करवाया। वहाँ जाना था सर्जरी के लिए, उसके लिए पिछले महीने की 22 दिसंबर ये तय हो गई थी तारीख, जो सर्जरी जिसके लिए वीज़ा लिया था अमेरिका का, तो पिछले महीने की 22 तारीख तय हो गई थी। लेकिन उससे पहले फैमिली में एक वायरल इन्फेक्शन, जो एक फ्लू का, वो इन सबको हो गया, हुसैन साहब को भी हो गया, उनके अहल खाना को भी हो गया, नवाज शरीफ साहब को भी हो गया, मरीम नवाज साहब को भी हो गया। उस इन्फेक्शन की वजह से इनके 3 से 4 हफ्ते बहुत यानी वो गुजरे तकलीफ में, और उसी इन्फेक्शन की वजह से वो जो 22 दिसंबर को अमेरिका में सर्जरी होनी थी, वो उस जब रिपोर्ट्स उनको गई कि वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो उन्होंने ये अमल प्रोसीजर सर्जरी करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका उनको वो जब इन्फेक्शन बॉडी में हो तो वो नहीं प्रोसीजर नहीं करते। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए क़याम बढ़ाना पड़ा, इसलिए ये सारे मामला हुए जानवर। अब वो क्या करें, मेडिकल हिस्ट्री अपनी लगा के वो शाया करवा दें, मेडिकल रिपोर्ट्स शाया करवा दें। कोई तो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, उसकी प्राइवेसी पे उसका हक होता है। तो इस पर भी अफवाहें कि जी बड़ी मौजें हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा। वो प्रोसीजर जो अमेरिका में होना था, यानी वो फिर स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में वो हुआ, अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हो गया। सो अब वो वापसी का उनका अब आप देख लेंगे, 29 तक इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे। बाय द वे, आने से पहले उनका एक दिन क़याम होगा यूएई में, यानी वो उनका जो है एक दिन का, यानी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं होगी, बल्कि वो 24 घंटे का 22 घंटे का उनका वो भी एक शेड्यूल में उनके यानी मौजूद है कि वहाँ पे कुछ ठहर कर वो वापस आएंगे। अच्छा खैर, अब आगे चलते हैं। एक और अफवाह, एक और बात में हमारे एक जी, ये अब चूँकि इसी तरह की सेहत से मुतल्लिक बातें चल रही हैं, तो मैं एक और वाक़या याद आ गया। डॉक्टर आरफीन हैं एक लाहौर के, बहुत आउटस्टैंडिंग लंग्स के और स्पेशलिस्ट हैं, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत बरकत दी है, बहुत बरकत दी है। यानी जिस आदमी ने डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म को थोड़ा बहुत शनासाई हो पड़ा है और चीज़ों को साइंटिफिक अंदाज में देखने का आदी हो, उसके लिए ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि उसके हाथ में बरकत है, लेकिन वो मतलब है कहना पड़ता है, क्योंकि वाकई अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों के हाथ में बरकत होती है। ज़ाती तजुर्बा मेरा उनके साथ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम नज़ीर नाजी साहब, उनको ये पिछले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कोविड हो गया। उस वक्त उनकी एज 80+, और उनका जो दमे का प्रॉब्लम है वाले साहब का, वो 35 साल से ज़्यादा का प्रॉब्लम है। तो दमे के मरीज़, यानी लंग्स उनके जो हो सकते हैं, उस पर फिर कोविड का हो जाना और फिर हॉस्पिटल में जाकर उनका एडमिट और ट्रीटमेंट होना। तो मैंने डॉक्टर साहब से, मुझे याद है कि अंधेरा छा गया था आंखों के सामने जब पता चला, तो मैंने डॉक्टर आरफीन को, बेख्तियार होकर आदमी फ़ोन जिस तरह करता है फिर दीवाना, उस तरह मैंने फ़ोन किया और उनको ये बताया और कंफर्मेशन हुई। आप यकीन कीजिए कि इस आदमी का जवाब सिर्फ एक था कि अल्लाह मालिक है, अनीक, डरना नहीं, हौसला रखें, अल्लाह मालिक है, हम हैं बैठे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मालिक है। और इन्हीं डॉक्टर आरफीन ने फिर पूरा ट्रीटमेंट किया और अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई, उसका बहुत शुक्र है, जितना भी अदा करें कम है। तो ये जो डॉक्टर आरफीन है, मैंने ये बात क्यों बताई कि ये बहुत ज़ाहिर है कि डाई हार्ट सपोर्टर हैं नवाज शरीफ के, और ये उस वक्त भी बहुत अग्रेसिवली सपोर्ट करते थे नवाज शरीफ को, जिस वक्त पीटीआई के वो डॉक्टर्स जिन दोनों सारे लिख के प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते थे ना, वोट फॉर पीटीआई, वो ये उस ज़माने में भी उसी एनर्जी के साथ खड़ा होकर लड़ता था बंदा। तो उनका मुझे, यानी आप देखेंगे कि किस तरह कमिटेड लोग और प्रोफेशनल जो हैं वो भी झूठ के बहकावे में आते हैं। मुझे उन्होंने कल फ़ोन किया और वो कहने लगे कि यार सुनने में आ रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब शायद
کو بیزار ہو چکے ہیں سیاست سے اور ممکن ہے کہ واپس نہ آئیں, دلچسپی چھوڑ دی ہے انہوں نے, وہ تو الیکشن کمپین میں نہیں آئیں گے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر میں نے ان کی خدمت پہ عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو باتیں پھیلا رہے ہیں لوگ, ان کے مطلب ہے, میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو لگ رہا ہے نا کہ نواز شریف ریلیونٹ ہو گیا, ریلیونٹ, مشرف کے زمانے میں بھی ایسا ہی لگتا تھا, یہ غلام اسحاق خان کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کہتے تھے. سو یہ نواز شریف کے لیے, ان کے خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان کے عوام کے لیے کوئی نئی بات ہے. دوسری بات, عمران خان جس دن ایوان اقتدار سے نکلا تھا اس کی پاپولیرٹی کہاں تھی؟ یاد ہے پھر 4-5 مہینے میں کیا ہوا؟ سو یہ کہنا کہ آج نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ جہاں کھڑے ہیں ہمیشہ ایسا ہی رہے گا, بچپنے کی بات ہے. پہلی تو یہ بات ہو گئی کہ یہ دور آتے ہیں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یار نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کو ایک یعنی میدان سیاست میں اتارا ہے. آپ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں؟ وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے, کیسے بیزار ہو سکتا ہے؟ اس کے نام داؤ پہ لگا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ نواز شریف سیاست صاحب کو بیزار ہیں, نہ مایوس ہیں, نہ مریم نواز بیزار ہیں, مایوس ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ہاں سٹریسز صحت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, اور اس کے علاوہ یقیناً پرابلمز ہیں, پارٹی کے اندر بھی کچھ پرابلمز ہیں, بیانیے کی کچھ پرابلمز ہیں, مختلف خیالات کی کچھ پرابلمز ہیں. وہ ہر زندہ پارٹی میں آتی ہیں, زندہ پارٹی میں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کے آپس میں نہیں مطلب پبلکلی بیان نہیں دیتے رہے, یہ ہوتا ہے. اب اس کے لیے بس ویلوگ لمبا ہو گیا, میں ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ, اس گزارش کے ساتھ کہ ایک بات ضرور طے ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آئندہ الیکشن میں جو بھی بیانیہ بنائے, جو بھی سیاسی جماعت بنائے, اور جو بھی بنائے وہ ان کو آزادی ہے, وہ جانے عوام جانے, لیکن دو بیانیوں کو اکٹھا چلانے کی کوشش خدا کے واسطے نہ کریں. یہ جو ون پہ جتنا میزریبلی فلاپ ہوا نا جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کا, اتنا ہی میزریبلی یہ والا فارمولا فلاپ ہوا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. یہ جو فارمولا ہے نا, ایک ہی پارٹی میں ایک انقلابی اور عوامی بیانیہ نواز شریف, مریم نواز, دوسری جانب شہباز شریف اور یہ ان کے ساتھی خواجہ آصف اور ان کے ساتھی رانا سنوال وغیرہ, احسن اقبال وغیرہ, یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی. سو مسلم لیگ کے وہ لوگ جنہوں نے اس تنخواہ پر کم ترین حیثیت میں کام کرنا قبول کیا ہے, اب وہ اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے, انہی پر ہے. چھوڑ دیتے وزارتیں, آ جاتے باہر. شاہد حقان عباسی کے نام سے یہ خبر تو بڑی چلتی ہے کہ وہ نون لیگ کو چھوڑ گئے, یہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ وہ کیبنٹ میں نہیں آیا. آ سکتا تھا نا, یعنی یہاں پہ تو صدر, سابق صدر اور بعد میں ایم این اے بن گئے, مثالیں ہیں نا. تو ایک سابق وزیر اعظم دوبارہ کیبنٹ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لیکن وہ دور رہا, تو اس نے کہا میں اس میں نہیں آؤں گا. پرویز رشید کو دیکھا آپ نے اس کیبنٹ میں, آ سکتا تھا نا, نہیں آیا, دور رہا, اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو وہ تمام لوگ جو اس کمپرومائزڈ سچویشن میں گئے ہیں اور بعد میں جو بھی ریزلٹس آئے, ان لوگوں کو اب اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے میرے بھائی. اور وہ لوگ جو اس کمپلیکیشن, اس کہنا چاہیے کہ اس عذاب میں نہیں آئے اور خاموش بیٹھے ہیں, ظاہر ہے کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہے, اور وہ سامنے آئیں گے. سو اب کنفیوزڈ بیانیے کے ساتھ جو گیا وہ مارا جائے گا. کلیئر ہو کے جانا پڑے گا, کلیئر ہو کے. اور ضروری نہیں ہے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ پی ٹی آئی جہاں تک لے گئی ہے دوسرے کو وہیں تک جانا پڑے گا, نہیں. میں آپ سے گزارش کروں, فوج کے بیانیے پر ابھی جاوید احمد غامدی صاحب نے کچھ 20 منٹ کی کچھ انہوں نے ایک پوری سیریز بنائی ہے, 15-16 وہ ایپیسوڈز ہیں. میں نے وہ سنے, آپ وہ کوئی بھی ایپیسوڈ سن لیجئے. میرے محدود مطالعے کے مطابق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اور ان کے پورے بیانیے پر جب سے یہ پاکستان بنا ہے آج تک, ایک ایک نقطے کے اوپر غامدی صاحب نے 20 منٹ کی گفتگو کی ہے اور ایکسپلین کیا ہے. میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اس سے بے رحم, سنگ دل اور لاجیکل جو بیانیے کی جو دھجیاں اڑائی ہیں, دھاگا دھاگا کر دیا غامدی صاحب نے, میں نے اس سے کڑی تنقید نہیں سنی. مطلب اس سے زیادہ ہو سکتی نہیں ہے. لیکن اس تمام شو میں آپ دیکھ لیجئے, کہیں بھی غامدی صاحب کے منہ سے نہ گالی نکلی ہے, نہ کوئی قابل اعتراض لفظ نکلا ہے, نہ ہی انہوں نے کسی فرد کا نام لے کر اس پر ذاتی حملہ کیا. بیانیے کو پکڑا ہے, جو گفتگو کی جاتی ہے اسی بیانیے کو پھر کالموں میں بیان کیا جاتا ہے, ڈراموں میں, فلموں میں, کبھی کسی طرح, کبھی کس طرح. ایک ایک چیز کو غامدی صاحب نے پکڑ کے اس کی پوری سرجری کر ڈالی, ادھیڑ کے رکھ دیا, چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے.
جس کو وہ کہتے ہیں کہ مصنفین، یعنی یہ بیانیہ بنانے والے مصنفین، کہ فوج کو سیاست کیوں کرنی چاہیے اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیوں الائنس ہو کے ملک پہ قبضے کرنے چاہیے، اور معاشی نظریاتی سرحدوں کی حقیقت کیا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو پکڑ کے انہوں نے وہ مطلب اس کو سارا جھوٹ اور فراڈ ہے وہ اس کو بے نقاب کر دیا. سو آپ الیکشن میں یعنی لوگ سٹیٹس کو سے تنگ ہے نا، تو سٹیٹس کو پر تنقید کرنے کے لیے گالی دینا لازمی نہیں ہے، اس کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے. ہاں شہباز شریف اور اس کی حکومت ہوتے ہوئے جا کر یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور ایک مشکل کام ہوگا، لیکن اس مشکل کام کے لیے بھی بات پھر جی 100 باتوں کی، عوام سے سچ بولو، اپنے لوگوں سے سچ بولو، حوصلہ پیدا کریں، سچ بولو. بی بی بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی مثال سامنے رکھیں، سچ بولیں، جو آپ کا بیانیہ ہے وہ رکھیں، اور اعلان لا تعلقی کریں کہ شہباز شریف اور ان کے اس حکومت سے ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، اب لہٰذا یہ ہمارا اس سے کوئی اتفاق نہیں، ہم وہیں کھڑے تھے، ہم یہیں کھڑے ہیں، اور یہی ہم لے کر آگے چلیں گے. آئین کی حکمرانی، سویلین حکمرانی، آئین کی بالادستی، قانون سب کے لیے برابر. اچھا جی، ایک طویل ویلاگ کی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد آباد رکھے. آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.